हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। देखो, प्रीवियस वीडियो में अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर होता है, इसका मतलब क्या है कि वेव नेचर की तरह वेव नेचर होता है, उनका पार्टिकल नेचर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह भी बिहेव करती है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। वेव की तरह बिहेव करती है तो कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए गए थे। ये होता है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये फिनोमेनाज हैं लाइट के, जिनको ये मान के एक्सप्लेन किया गया था कि जो लाइट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनका वेव नेचर होता है। अब इनके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है अभी से हमें, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, क्योंकि इनके बारे में हम 12th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तक बस ये समझ लेते हैं कि ये फिनोमेनाज है कुछ जो वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन किए गए, और फिर कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो वेव नेचर को मान के एक्सप्लेन नहीं किए जा रहे थे। मतलब कि जो उनका थ्योरेटिकल रिजल्ट और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था वो मैच नहीं कर रहा था, उसमें डिफरेंसेस थे। तो बाद में मैक्स प्लैंक, एक साइंटिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स प्लैंक, उन्होंने ये कहा था कि जो लाइट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। ये दो तीन फिनोमेनाज थे जिनको रेडिएशन को पार्टिकल नेचर मान के एक्सप्लेन किया गया, जिनमें से बहुत फेमस था एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ये था लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम का मेनली ये हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा। तो ये कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो तभी एक्सप्लेन किए जा रहे थे जब हम ये मान के चले कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पार्टिकल की तरह है। देखो, अगर वो वेव की तरह है तो वो इस तरह से बिहेव करेगी, ऐसे कंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करेगी, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव की तरह है। लेकिन अगर वो पार्टिकल की तरह है तो उसका क्या मतलब था कि मैक्स प्लैंक ने कहा था इस तरह पार्टिकल्स होते हैं लाइट में जो ट्रैवल करते हैं इस तरह से, कि मतलब लाइट का है वो पार्टिकल बिहेवियर भी होता है, वेव नेचर भी होता है लेकिन पार्टिकल नेचर भी होता है। क्योंकि जब उन्होंने पार्टिकल नेचर मान के इन फिनोमेना को एक्सप्लेन किया गया तो जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट थे वो मैच हो गए। तो इससे ये प्रूव निकला, बाद में ये माना गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। तो आज हम इन दो फिनोमेना के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो शुरू करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से। किसने दिया था ये? मैक्स प्लैंक ने एक्सप्लेन किया था 1900 में। इसने क्या कहा था? इसने देखा कि जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो वो रेडिएशन इमिट करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की। जब भी किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेके चले, आयरन। आयरन एक मेटल है, एक सॉलिड है। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये शुरू में रेड कलर का होना शुरू होता है, रेड कलर का हो जाता है, और ज्यादा हीट करते हैं तो ये डार्क रेड कलर का हो जाता है। ज्यादा हीट करते हैं पहले तो हल्का सा रेडिश होता है, फिर डार्क रेड कलर का, बिल्कुल रेड कलर का हो जाता है उसका कलर। और फिर जब और ज्यादा हीट करते हैं तो लास्ट में जब मतलब इसका टेम्परेचर और इंक्रीज करते हैं तो ये ब्लू कलर शो करने लगता है। तो रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है। हमने ये पढ़ा है ना, विबग्योर, इनमें क्या है, इसको हम कलेक्टिवली इसको ब्लू ही बोल देते हैं इधर, और यहाँ पे ये रेड। तो ब्लू टू रेड जाते हैं तो क्या होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये हमें पता है, वेवलेंथ इंक्रीज होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, डिक्रीज होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा ब्लू कलर की होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जब आयरन को हीट किया गया तो पहले था रेड कलर का, फिर हो गया ब्लू। तो रेड की सबसे कम फ्रीक्वेंसी, ब्लू की सबसे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी मूव कर रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी। पहले लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट हो रही थी तब हमें वो रेड कलर का दिख रहा था। फिर जैसे और हीट की तो हायर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट होने लगी। तो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की, तो हमें वो ब्लू कलर का दिखने लगा। तो ये क्या था, एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज हमें ब्लू, रेड, डिफरेंट कलर की दिखती है तो वो क्यों दिखती है। देखो उसका क्या रीजन होता है, एक बात समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है, इस पे हमने व्हाइट लाइट डाली। व्हाइट लाइट हमें पता है 7 कलर से मिलके बनती है, विबग्योर, ये 7 बेसिक कलर से इनसे मिलके बनती है व्हाइट लाइट, इनका मिक्सचर होता है। तो व्हाइट लाइट जब इस पे हम किसी भी सब्सटेंस पे डालेगी, मतलब यहाँ पे व्हाइट लाइट डाली तो क्या होता है, ये कुछ रेडिएशन तो एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन को ये रिफ्लेक्ट कर देता है सब्सटेंस। तो वो जिस वेवलेंथ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है हमें वो चीज उसी कलर की दिखाई देती है, मान लेते हैं कि ये कोई चीज है रेड कलर की,
ये एक रेड कलर का बॉक्स है। तो ये हमें रेड कलर का क्यों दिख रहा होगा? ये रेड कलर का इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे व्हाइट लाइट गिर रही है, सनलाइट है, व्हाइट लाइट इस पे इमिट हो रही है, सॉरी व्हाइट लाइट इस पे हमने डाली, व्हाइट लाइट इस पे। तो क्या किया है इसने, बाकी तो सभी कलर, व्हाइट लाइट है इसका मतलब क्या है, इसमें ये सारे कलर है विबग्योर, इसने बाकी सारे कलर तो एब्जॉर्ब कर लिए, लेकिन रेड कलर की लाइट वेवलेंथ, रेड लाइट के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ की लाइट को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो चीज हमें रेड कलर की दिखाई देती है। अगर कोई जैसे पत्ते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, तो हमें ये पढ़ते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रीन होते हैं। तो उसमें मेनली क्या होता है कि जब उस पर सनलाइट गिरती है, सनलाइट व्हाइट लाइट है विच कंसिस्ट 7 कलर्स, तो उस पर क्या है कि जब वो लाइट उस पर डाली हमने, मतलब वो लाइट उस पत्ते पे गिरी, तो उसने बाकी सभी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ ग्रीन कलर की करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी उसको रिफ्लेक्ट किया। तो जो चीज जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एब्जॉर्ब नहीं, जिस कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, वो पर्टिकुलर चीज का हमें वही कलर दिखाई देता है। तो ये बात याद रखना कि कोई चीज लाइट एब्जॉर्ब भी कर लेती है, रिफ्लेक्ट भी कर लेती है, और जिस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमें वो उसी पर्टिकुलर कलर की वो चीज दिखाई देती है। तो ब्लैक बॉडी के केस में क्या होता है, देखो, अगर हम एक ब्लैक बॉडी ले, उस पर कोई रेडिएशन डालते हैं, तो क्या है कि वो सभी कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है। ब्लैक कोई चीज हमें तभी दिखती है जब वो हर फ्रीक्वेंसी या फिर कहें हर वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले, या अगर वो इमिट भी कर रही है, उसको हीट कर रहे हैं, तो वो हर वेवलेंथ, हर फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को इमिट करती है, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी। एक बात से फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये है, मान लो एक व्हाइट बॉडी, ठीक है, ये एक व्हाइट बॉडी है, यहाँ पे ये एक हमें दिख रही है, ये रेड कलर की दिख रही है, यहाँ पे एक लाइट बॉडी है वो हमें ग्रीन कलर की शो हो रही है, और फिर एक है वो हमें ब्लैक कलर की दिख रही है। तो ये क्यों दिखती है, ये व्हाइट है, ये रेड, ग्रीन, ब्लैक, ये क्यों है? इन पे सब पे सनलाइट है, सनलाइट इन पे डाली जा रही है, मतलब सनलाइट आ रही है इनके पास। तो क्या हुआ, सनलाइट है वो व्हाइट लाइट होती है, उसमें 7 कलर्स होते हैं बेसिकली, विबग्योर व्हाइट लाइट है। तो जब इन पे व्हाइट लाइट इन पे डाली गई, अगर वो चीज व्हाइट कलर की दिख रही है, इसका मतलब क्या है, इस पे व्हाइट लाइट आई, ठीक है, तो इसका अगर ये व्हाइट कलर की दिख रही है, तो इसका मतलब है इसने सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, हर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया, हर कलर की लाइट को जितनी वेवलेंथ इस पे गिरी वो सारी की सारी वेवलेंथ इसने रिफ्लेक्ट कर दी। तो सभी इसने जो रिफ्लेक्ट किया उसमें वॉयलेट भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, रेड भी है। तो हर कलर की, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को इसने इमिट किया, तो कलेक्टिवली ये चीज हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है। तो व्हाइट कलर की है, इसने क्या किया है, इट रिफ्लेक्ट्स रेडिएशंस ऑफ ऑल कलर, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, ऑफ ऑल वेवलेंथ बोलेंगे, ठीक है, वेवलेंथ बोलेंगे, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को इसने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, ये हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है। रेड कलर की कोई चीज क्यों दिखती है, इस पे व्हाइट लाइट डाली हमने, और इसने क्या किया, बाकी सब तो एब्जॉर्ब कर लिया, विबग्योर में से VIBGYO ये सब एब्जॉर्ब कर लिए, और रेड कलर की लाइट, रेड कलर के कोरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी वो रिफ्लेक्ट कर दी, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिया, बस रेड कलर की लाइट पे रिफ्लेक्ट कर दी। तो वो चीज इसलिए हमें रेड कलर की दिखाई देती है, क्योंकि उससे जो रेडिएशन हमारी आंखों में पहुंचती है वो रेड कलर के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ पहुंचती है, तो हमें वो चीज रेड कलर की दिखाई देती है। अगर कोई चीज हमें ग्रीन दिखती है, तो इसका मतलब क्या है, इस पे हमने व्हाइट लाइट डाली है, तो इसने क्या है, सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सिर्फ ग्रीन कलर की लाइट को इसने रिफ्लेक्ट किया, ग्रीन की करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ थी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन को इसने रिफ्लेक्ट किया, तो इसलिए ये चीज हमें ग्रीन कलर की दिखाई देती है। ब्लैक क्यों दिखती है, ब्लैक कोई चीज तब दिखती है जब वो हर रेडिएशन को, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, इसने सभी को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, जो सभी वेवलेंथ की रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले वो चीज हमें ब्लैक दिखाई देती है।
देखो इसलिए पता है सर्दी मतलब जो गर्मियों में ये कहा जाता है कि ब्लैक कलर के कपड़े हमें नहीं पहनने चाहिए, मेनली व्हाइट कलर के पहनने चाहिए। वो क्यों? देखो सनलाइट है, गर्मियों में हमें ज्यादा गर्मी लगती है अगर हम ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो अगर हम पे जब सनलाइट गिरती है तो वो हमारे जो ब्लैक कलर के कपड़े होते हैं वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा गर्मी फील होती है। लेकिन अगर व्हाइट पहने तो वो जो भी सन से आने वाली रेडिएशन हमारे कपड़ों पे गिरेगी वो हर कलर की लाइट को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, व्हाइट लाइट। तो व्हाइट कलर के कपड़ों में कम गर्मी लगती है, जबकि ब्लैक कलर के कपड़ों में ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक है, जब भी जो डार्क कलर के रंग के कपड़े होते हैं उनमें ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो हर कलर की रेडिएशन, ब्लैक मेनली में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है क्योंकि वो सारी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रखता है, तो उसे बोलते हैं ब्लैक। ठीक, वो उसका कलर ब्लैक दिखता है। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, एक बार लिख लेते हैं इसको। देखो क्या होता है ये, द आइडियल बॉडी which emits and absorbs radiations of all wavelength, हर वेवलेंथ, या फिर इसमें हर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, ऑल वेवलेंथ या फिर ऑल फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशंस emitted by such a body is called black body radiation। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, देखो ये क्या है, इसमें क्या, जब भी आइडियल बॉडी, ये वर्ड जरूरी है। देखो आइडियल वर्ड का क्या मतलब है कि वो ऐसी नहीं है, ब्लैक का मतलब है तो ब्लैक है तो वो सारी ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रही है, कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करे किसी भी कंडीशन, मतलब कोई भी वेवलेंथ की रेडिएशन को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, तो उसे बोलेंगे आइडियल। द आइडियल बॉडी विच इमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ, हर वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और हर वेवलेंथ की रेडिएशन को इमिट करे जब भी उसको हीट किया जाए तो, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन इमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी जो भी रेडिएशन इमिट करते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया जाता है तो वो जो रेडिएशंस इमिट करते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और उनमें सभी वेवलेंथ की रेडिएशन प्रेजेंट होती है। देखो अभी हमने पढ़ा था कि हम आयरन को हीट कर रहे थे, आयरन को हीट किया, पहले रेड का हुआ, फिर और डार्क रेड हुआ, और बाद में ज्यादा फर्दर उसको हीट करते गए तो ब्लू कलर का हो जाता है। तो देखो ये रेड कलर का है एक टेम्परेचर T1 पे, फिर एक टेम्परेचर T2 पे, जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर किया ये ब्लू कलर का हो गया। टेम्परेचर जो T2 है वो ग्रेटर देन है टेम्परेचर T1 से। जब ये T1 टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे थे तो ये रेड कलर का था, मतलब कि ये लाइट की इंटेंसिटी है, ये वेवलेंथ है, जिस इंटेंसिटी की रेडिएशन वो इमिट कर रहा था। देखो ये वेवलेंथ है, ये इंटेंसिटी है, तो कम वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी है वो कम थी, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इंटेंसिटी इंक्रीज होती गई, वेवलेंथ के इंक्रीज होने के साथ साथ इंटेंसिटी इंक्रीज होती गई, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंची, उसके बाद फिर फर्दर और वेवलेंथ इंक्रीज किया तो इंटेंसिटी कम होती चली गई। ये रिलेशन देखा था इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, ये प्लैंक ने स्टडी किया था। तो उसने क्या था कि एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रही है, इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है इस लाइट की, तो इस मतलब यहाँ इस इंटेंसिटी पे इतनी वेवलेंथ, मतलब इतनी इंटेंसिटी जो लाइट की है वो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, फिर इसके और जो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है वो इस वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग है। ये वेवलेंथ मेनली रेड कलर की होती है, तो रेड कलर की लाइट के करस्पॉन्डिंग सबसे ज्यादा इंटेंसिटी है, तो हमें आयरन का जिसको हम हीट करें उसका कलर रेड दिखाई देता है। फिर और ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ये याद रखना कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। जो रेडिएशन इमिट करता है कोई सब्सटेंस, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसमें क्या है कि वेवलेंथ की इंक्रीज होने से धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंची, उसके बाद ये वापस से कम होने लगी। तो इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग हमें ये चीज ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की दिखाई दे रही है। और ये क्या है हमें पता है ना, विद ब्योर की 400 नैनोमीटर
टू 750 नैनोमीटर ये होता है। ये होते हैं ब्लू के करस्पॉन्डिंग, ये होता है रेड के करस्पॉन्डिंग। तो ये लगभग रेड वाले एरिया में है लैम्बडा मैक्स है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू ब्लू वाले एरिया में, तो हमें ये लाइट ब्लू कलर की दिखाई देती है। तो ये इसने ग्राफिकली ये चीज़ें स्टडी किया था। इनके बीच में अगर कोई टेम्परेचर हो तो हमें जो इसके बीच वाले कलर होते हैं विबग्योर के, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये कलर की भी हमें आयरन दिखाई देगा। देखो पहले तो था रेड कलर का, बिल्कुल इसमें क्या है, हाई, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ। फिर धीरे धीरे वेवलेंथ कम होती जाएगी और जो ग्राफ है वो इस तरह से स्टीप होता जाएगा। ये उसने स्टडी किया था प्लैंक्स ने। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में क्या था कि ऐसे ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी उसने स्टडी किया। तो ये तभी पॉसिबल हो पाया, प्लैंक्स ने कहा कि जब हम ये मान के चले कि जो लाइट है उसका पार्टिकल नेचर है, कि लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, लाइट का पार्टिकल नेचर है। एक बार प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट है वो देख लेते हैं एक बार। देखो उसने क्या कहा था, प्लैंक्स ने कहा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक ने कहा था एटम एंड मॉलिक्यूल इमिट्स और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट मैनर। डिस्क्रीट वर्ड का मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस मैनर में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं, नॉट इन कंटिन्यूअस मैनर। जो एटम्स और मॉलिक्यूल से रेडिएशन इमिट होती है या जो भी रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करते हैं वो डिस्क्रीट मैनर में करते हैं। लेकिन तो ये जो है वेव फॉर्म ये होती है कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। और जब पार्टिकल की बात करते हैं इस तरह से तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, डिसकंटिन्यूअस बोल दो या फिर इसी को डिस्क्रीट भी बोल देते हैं, डिस्क्रीट। तो उसने कहा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि एटम मॉलिक्यूल है वो डिस्क्रीट मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में रेडिएशन इमिट करते हैं, ना कि कंटिन्यूअस मैनर में। दूसरा इसने कहा कि जो रेडिएशंस है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। जो रेडिएशंस है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और उन पैकेट्स को, उन एनर्जी के पैकेट्स को उसने क्वांटा का, क्वांटा प्लूरल वर्ड है और अगर सिंगुलर वर्ड एक पैकेट की बात करें तो क्वांटम बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम भी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। तो इस एक पर्टिकुलर पैकेट को इसने कहा जो लाइट है वो पैकेट्स की फॉर्म में होती है, जो ये रेडिएशंस है ये पैकेट्स की बनी हुई है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और एक पैकेट की एनर्जी जो है वो एच न्यू के इक्वल होती है। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज इक्वल टू एच न्यू। एच यहाँ पे है एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच यहाँ पे है प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल्स में यूज होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। और न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की। तो एक पैकेट की एनर्जी, एक क्वांटम की एनर्जी होती है एच न्यू। और जो जब लाइट के केस में इन क्वांटम को ही, ये जो क्वांटा है उनको फोटोन भी बोल देते हैं कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इनको क्वांटा भी बोलते हैं और इन्हीं को फोटोन भी बोल देते हैं। कहीं पे क्वांटा लिखा होता है, कहीं पे फोटोन लिखा होता है। तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। उसने कहा था लाइट है वो डिस्क्रीट मैनर में एब्जॉर्ब होती है, और जो लाइट है वो स्मॉल, जो रेडिएशन है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, और द एनर्जी ऑफ वन पैकेट या वन एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज एच न्यू। सबकी फिक्स होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। एच वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है उस रेडिएशन की। तो ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके लिए 1918 में प्लैंक्स को नोबेल प्राइज भी मिला था इस थ्योरी के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब उस टाइम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर दिया था। जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा उसको, मतलब वो एक्सपेरिमेंटली वो ग्राफ आ रहा था, उसको सिर्फ ये एक्सप्लेन कर पाई थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किस तरह से, कि हमें उसकी अभी डिटेल में जाने की नीड नहीं है, हमारे सिलेबस में इतना नहीं है। बस इतना समझ लो कि जब तक हम इसको वेव मान के चल रहे थे तो उस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था। उस जो थ्योरेटिकल रिजल्ट आने चाहिए थे और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रहे थे वो अलग थे। फिर इसने प्लैंक्स ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। इसने कहा कि लाइट को है वो डिस्क्रीट मैनर में ट्रेवल करती है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में ट्रेवल करती है, और दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो उसके बेसिस पे जब ये एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया गया थ्योरेटिकली,
तो ये चीज़ मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल चीज़ आपस में मैच हो गई थी, तो इसलिए ये माना गया कि जो लाइट है, रेडिएशन है, उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। सेकेंड फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की फॉर्म में ही एक्सप्लेन किया जाता है। क्या होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ये कहता है वह ना बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस, किसी भी मेटल सरफेस पे जब एक लाइट गिरती है, देन इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्ट, इजेक्ट मतलब होता है निकलना, इलेक्ट्रॉन्स वर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आपको एक दिख रहा होगा GIF, लेकिन इसमें क्या है कि जो पूरा ब्लू कलर का चैम्बर है हमारा, वो एक वैक्यूम चैम्बर है, और इस पे जो ब्लैक कलर की एक मेटल सीट लगी हुई है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमें पता है मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। इस पे जब रेडिएशन, ये जो पर्पल कलर की रेडिएशन गिर रही है, ये क्या है? लाइट, बीम ऑफ लाइट है। जब ये इस पे गिरती है तो क्या है? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं तो हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या होगा? हमारा बल्ब है वो ग्लो करने लगा। तो इसमें यही था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये हर्ट्ज ने परफॉर्म किया था। हर्ट्ज साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसने देखा था कि जब भी किसी मेटल की सरफेस पे हम रेडिएशंस डालते हैं, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें पता है, जब भी किसी मेटल की सरफेस पे रेडिएशंस डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, इजेक्ट होते हैं, उससे बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो रिलेटेड टू लाइट, तो लाइट हमने डाली है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इस इफेक्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंट जो हमने देखा अभी, ये तो परफॉर्म किया था हर्ट्ज ने, लेकिन इस पूरे इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, इसलिए आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, पूरे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसने क्या एक्सप्लेन किया? उसने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस एज सून एज बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, कि जितनी स्पीड से लाइट मतलब इस पे स्ट्राइक हो रही है, तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब जैसे ही लाइट स्ट्राइक हुई मेटल सरफेस से तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, मतलब कोई भी टाइम नहीं लगा उसको इजेक्ट होने में, जैसे ही स्ट्राइक किया तब की तब इलेक्ट्रॉन इमिट हुए। पहली बात तो ये। दूसरा उसने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डालेंगे उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी या फिर कहीं ब्राइटनेस ऑफ लाइट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात फिर उसने कहा फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल। देखो अगर हर मेटल के लिए एक फिक्स होती है, ये एक मेटल है, पोटेशियम मेटल है, उसका सरफेस है, एक रुबीडियम मेटल है, सीजियम मेटल है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल ले ली, वो मेटल सरफेस पे इनकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कि ये इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए लाइट की इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने के लिए। अगर इन पे जो लाइट गिर रही है, मान लो वो न्यू फ्रीक्वेंसी की लाइट है, अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये न्यू, ये लेस देन है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या है कि कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगर उस पे जो रेडिएशन जल रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ग्रेटर देन है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। देखो कैसे होता है, अगर हम लिखें प्लैंक्स की थ्योरी के बेसिस पे, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है, एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की या फिर एक क्वांटा की एनर्जी। तो क्या कहा है, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर मेटल के लिए टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो हम लिखेंगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है? एच न्यू नोट, एनर्जी होती है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर होती ही है, अगर इससे कम होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज एच न्यू नोट। और एनर्जी ऑफ रेडिएशन, जो रेडिएशन इस पे हम मेटल सरफेस पे डाली है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू। अगर ये एच न्यू ग्रेटर है एच न्यू नोट से, जितनी मिनिमम एनर्जी उससे ग्रेटर है, तो क्या होगा, ये एक मेटल सरफेस है, इससे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए एच न्यू नोट एनर्जी चाहिए।
एच न्यू नॉट एनर्जी चाहिए, लेकिन इस पे जो एनर्जी डाली गई है वो है एच न्यू, ये इससे ज़्यादा है। तो वो क्या होता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ के हिसाब से एनर्जी कहीं को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी, जो एच न्यू है वो ग्रेटर है एच न्यू नॉट से, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी थी चाहिए तो सिर्फ इतनी इजेक्ट होने के लिए, इतनी मिलती तो इजेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो यूज हो जाती है एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन उसको एज ए काइनेटिक एनर्जी यूज कर लेता है। तो जो एच न्यू माइनस एच न्यू नोट यानी इनका जो डिफरेंस है वो इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, एम का यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम वी स्क्वायर, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की किस वेलोसिटी से वो इजेक्ट हुआ है, एम ई उस इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये जो डिफरेंस होता है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो अब हमने इसमें दो फॉर्मूला पढ़े हैं कि जो एनर्जी होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इट इज इक्वल टू एच न्यू, एच एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू है फ्रीक्वेंसी, और दूसरी कि एच न्यू माइनस एच न्यू नोट ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, और ये है एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ये इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये दो इक्वेशन याद रखिए, इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।